अर्बन रूरल सिविलाइजेशन। घोड़े वैदिक ग्रंथों का अहम हिस्सा रहे हैं। ग्रंथों में कई घोड़ों के बारे में लिखा गया है, लेकिन आर्यन इन्वेजन को सपोर्ट करने वाले लोगों की माने तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े थे ही नहीं, जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों को नहीं पालते थे और वो आर्यन थे जो अपने साथ घोड़े भारत लाए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च में हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों से जुड़ी बहुत सारी चीजें जैसे हॉर्स सील और घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि घोड़े हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा थे। वहीं हिस्टोरियन बीबी लाल की माने तो हॉर्सेस पर हुई स्टडी से पता चलता है कि प्राचीन समय में 2 तरह के घोड़े हुआ करते थे। पहले भारतीय घोड़े जिनकी 34 पसलियां होती थी, ये घोड़े कद काठी में छोटे होते थे, और दूसरे वो जिनकी 36 पसलियां होती थी और वो यूरोप जैसे देशों में पाए जाते थे। और ऋग्वेद में जिन घोड़ों का जिक्र है उसमें 34 पसलियां यानी कि एक तरफ की 17 पसलियों वाले घोड़ों का जिक्र है। माने ऋग्वेद में बताए गए घोड़े भारतीय नस्ल के थे, ना कि बाहर के। अब अगर आर्यन बाहरी थे और उन्होंने ऋग्वेद लिखा था, तो वो अपने घोड़े को छोड़ भारतीय घोड़ों की तारीफ क्यों करते हैं? ऐसे में साफ हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर जो नो हॉर्स थ्योरी दी जाती है वो भी गलत है। ये फैक्ट तब और क्लियर हो गया जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज में मिले अवशेषों को मोहनजोदड़ो के घोड़े बताया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में मिलने वाले घोड़े की नस्लें विदेशी घोड़े के मुकाबले छोटी होती हैं, और इस स्टेटमेंट पर आर्ग्यू करना कि मिले हुए घोड़े के अवशेष बाहर से आए आक्रमणकारियों के थे वो भी गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में जिन घोड़ों का जिक्र है वो छोटी नस्ल के हैं, जबकि सेंट्रल एशिया के घोड़े बड़ी नस्ल के थे जिनकी एक तरफ 18 पसलियां होती थी। ऋग्वेद में घोड़ों के बारे में 100 से ज्यादा बार लिखा गया, जिसे समझा जाता है कि उस समय घोड़े कितने कीमती जानवर हुआ करते थे। शायद इसलिए क्योंकि उस समय यात्रा से लेकर सामान ढोने और जंग हर जगह घोड़े काम आते थे। अब तक जिस सबसे पुराने घोड़े के अवशेष मिले हैं उसकी खोज 1989 में राजस्थान की अरावली हिल्स के पास बैगौर में हुई थी, और ये अवशेष करीबन 4500 BC पुराना है। वहीं साल 1946 में बलूचिस्तान की राना गुंडाई साइट पर, जो एक प्री हड़प्पन साइट थी, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान घोड़े के दांत मिले थे। भारत के कर्नाटक में मौजूद नियोलिथिक साइट हल्लूर से भी घोड़ों की हड्डियां मिली थी, जो 1500 से 1300 BC के थे। और इन सबूतों के बाद तो कहना और भी आसान हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग और वैदिक लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और आर्यन बाहरी नहीं बल्कि भारत में जन्मे लोग ही हैं। लेकिन इन डिस्कवरीज पर ध्यान देने के बावजूद लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच मानना बेहतर समझा। इसलिए थ्योरी को साबित करने के लिए जो भी कारण दिए गए उन पर यकीन कर लिया गया। लेकिन जगह जगह मिले अवशेषों ने ये साबित कर दिया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर जो भी कारण दिए गए थे उनका कोई आधार नहीं था। वहीं नो हॉर्स आर्ग्यूमेंट और सरस्वती रिवर के अलावा एक और आर्ग्यूमेंट जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है वो है रूरल और अर्बन सिविलाइजेशन। जब आर्यन थ्योरी ली गई तो इसके सपोर्ट में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उन्होंने रहने के लिए पक्के घर बनाए थे, घरों में पानी और नहाने के लिए एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम डेवलप किया था, जबकि आर्यन घुमंतु चरवाहे थे, जिसका मतलब है कि आर्यन और हड़प्पा सभ्यता के लोग अलग अलग सोसाइटी को बिलोंग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग डेवलप थे और आर्यन घुमंतु आक्रमणकारी, यानी हर जगह जा जाकर युद्ध करने वाले, जिस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की ही तरह प्राचीन काल में भी शहर, गांव और कस्बे हुआ करते थे, जिनके रहन सहन में थोड़ा बहुत अंतर था। इस बहस पर हिस्टोरियन SP गुप्ता का कहना है कि वेदों को पढ़कर ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वेदों में लिखे भजनों और श्लोक से साफ पता चलता है कि वेदों को लिखने वाले लेखक शहरों की जिंदगी और देश में होने वाले व्यापार के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे।
जिससे हमारे लिए इस बात को समझना और भी आसान हो जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही सभ्यता का हिस्सा थे और हो सकता है कि उस समय भी गांव की संख्या आज की ही तरह शहरों के मुकाबले ज्यादा हो। इसलिए वैदिक ग्रंथों में शहरों से ज्यादा गांव की जिंदगी का जिक्र है। वहीं कई स्कॉलर्स की माने तो वैदिक आर्यन और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में कोई लिंक था या नहीं, ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है अगर खोज में मिली सिंधु सभ्यता की सील को पूरी तरह डिकोड कर लिया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट साइट में हुई नई खोजों से इतना तो क्लियर हो गया कि सिंधु सभ्यता की सील और वैदिक लोगों में कोई कनेक्शन था। यही नहीं, कई हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो वैदिक और सिंधु सभ्यता इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं और उनसे भी 1000 साल पहले डेवलप होना शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन अभी इस बात को साबित करने के लिए कई और खोजों की जरूरत है। इसके बाद ही ये पूरी तरह प्रूफ हो पाएगा कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। वहीं अगर महाभारत के युद्ध को लेकर जो समय काल दिया जाता है 3067 बीसी, अगर वो सही है तो इसका मतलब ये है कि वैदिक आर्यन महाभारत के समय ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुके थे और उन्होंने युद्ध में हिस्सा भी लिया था। और अगर महाभारत का युद्ध 3067 में हुआ था तो ये भी साफ है कि ऋग्वेद के भजन श्लोक कम से कम 3500 बीसी में लिखे गए होंगे, जिसका मतलब ये भी है कि अगर हड़प्पा और वैदिक लोग एक सभ्यता को बिलोंग करते थे तो हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया हो। हिस्टोरियन NS राजाराम का इस पर कहना है कि महाभारत के शांति पर्व में कुछ एटिमोलॉजिकल टेक्स्ट यानी पौराणिक भाषा में लिखे खास शब्द हैं जो सिंधु सभ्यता की सील पर भी मिलते हैं। साथ ही कई सील पर वैदिक सिंबल भी हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में काफी बातें क्लियर हो जाती हैं। और कई इतिहासकारों की माने तो सील पर लिखी भाषा संस्कृत ही है और सूत्रा से रिलेटेड है। खैर, इन बातों से फिर भी इतना तो साफ हो जाता है कि सिंधु सभ्यता 3100 से 1900 बीसी में मौजूद थी। वहीं अगर मैक्स म्यूलर की थ्योरी की माने तो 1500 बीसी से पहले वैदिक कल्चर भारत में मौजूद नहीं था। और इसी गलत तारीख की वजह से ही आज भी ज्यादातर लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को वैदिक कल्चर से अलग मानते हैं, जबकि खोजों और स्टडीज में प्रूफ हो चुका है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। आर्यन DNA। अभी तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़े जिन भी कारणों के बारे में बताया वो खोज और स्टडीज पर आधार थे, लेकिन आर्यन और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में सबसे सही और सटीक तरीका है DNA, जिसे ये पता लगाना सबसे ज्यादा आसान है कि कौन किस जगह या फिर सभ्यता को बिलोंग करता है। अब आज के समय में आर्यन नॉर्थ इंडियंस को कहा जाता है और द्रविड़ साउथ इंडियंस को। वहीं अगर आर्यन थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों का DNA ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। डॉक्टर चंद्रकांत पासे ने कुछ सालों पहले भारतीयों के DNA पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत के उत्तर और दक्षिण में रहने वाले लोगों का DNA यूरोपियन लोगों से अलग है। वहीं साल 2006 में द हिंदू में आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर एक जेनेटिक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन DN त्रिपाठी ने बताया था कि पाकिस्तान की साइट से मिले जेनेटिक्स को भारतीयों के जेनेटिक्स से मिलाया गया तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि 60,000 साल पहले इंसान अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैले थे। और जेनेटिक्स रिजल्ट से पता चलता है कि भारत में रहने वाले लोग और पश्चिमी एशिया में रहने वाले लोगों का जीन पूल एक ही है, जिसका मतलब है कि इंसानों के ओरिजिन अफ्रीका से हैं, न कि यूरोप या फिर सेंट्रल एशिया से। वहीं जब जेनेटिक्स के बेस पर लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है तो उसे जेनेटिक मार्कर कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक भारतीय M17 जेनेटिक मार्कर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और दक्षिण एशिया में ये कॉमन जेनेटिक मार्कर है, जिनका DNA R1A1 है और भारत में रहने वाले लोग इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, इस जेनेटिक ग्रुप के लोगों की संख्या कम होती चली जाती है। वहीं कुछ समय पहले राखीगढ़ में हुई रिसर्च में भी R1
A1 के सबूत मिले हैं। अब अगर आर्यन भारत में यूरोप से आए थे तो उनका DNA हड़प्पा सभ्यता के लोगों से अलग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन राखीगढ़ी और दूसरी साइट्स की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि 1500 से 1000 BC के दौरान दक्षिण भारत की तरफ लोग आए थे, लेकिन ये कोई इन्वेजन यानी आक्रमण नहीं था, बल्कि ये स्लो मूवमेंट था, जैसे व्यापारी या किसानों का भारत की तरफ पलायन, जो धीरे धीरे यहाँ की सभ्यता में घुल मिल गए। वैज्ञानिकों की माने तो एशिया में जेनेटिक मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं, बल्कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हुआ। ऑक्सफोर्ड जेनेटिसिस्ट स्टीफन ओपेनहाइमर ने M17 को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जेनेटिक मार्कर M17 का ओरिजिन साउथ एशिया ही है, माने भारत में ही M17 ग्रुप वाले पैदा हुए। इस जेनेटिक के सबसे ज्यादा लोग भारत, इसके बाद पाकिस्तान, पूर्वी ईरान और सबसे कम कोकैसस में मिलते हैं, जिसका मतलब है कि M17 के लोग सेंट्रल एशिया के मुकाबले साउथ एशिया में ज्यादा हैं। और इस तरह जेनेटिकली भी प्रूव हो जाता है कि आर्यन इन्वेजन सच नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस जीन लाइन के लोगों की उत्पत्ति करीब 51,000 साल पहले शुरू हुई थी, और इस ग्रुप के लोग इसलिए भारत, पाकिस्तान, रूस में सबसे ज्यादा और सबसे कम यूरोप में मिलते हैं। वहीं स्टीफन ओपेनहाइमर के मुताबिक जेनेटिक मूवमेंट करीबन 40,000 से 38,000 BC पहले शुरू हुआ था, जबकि M17 ग्रुप पाकिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप की तरफ माइग्रेट हुए। और इन सब खोजों और स्टडीज से बिल्कुल ये तो कहा जा सकता है कि आर्यन इन्वेजन जैसा इतिहास में कुछ हुआ ही नहीं था, और भारत के लोगों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने का ब्रिटिश का मकसद उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगों को कल्चर और ट्रेडिशनली अलग करना था, ताकि उनके लिए रूल करना आसान हो, जिसमें वो कामयाब भी हुए। आपको आर्यन और द्रविड़ थ्योरी के जरिए उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेज ब्राह्मण और लोअर कास्ट लोगों के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को अपने लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को आर्यन बताया, जो बाहर से आए थे। लेकिन क्या सच में आर्यन और द्रविड़ लोग एक दूसरे से अलग हैं? अब जीन पूल तो ये साबित कर चुका है कि उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों का DNA सेम है। वही बात द्रविड़ और आर्यंस के कल्चर और लैंग्वेज की करते हैं। आर्यन इन्वेजन में यकीन रखने वाले लोगों का मानना है कि संस्कृत आर्यन लैंग्वेज है और द्रविड़ों की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो पाएंगे कि दक्षिण भारत में आज भी संस्कृत नाम ज्यादा सुनने को मिलते हैं, जैसे जयललिता, करुणानिधि, जबकि नॉर्थ इंडिया में अब ये जगह हिंदी नामों ने ले ली है। वहीं साउथ इंडिया में संस्कृत श्लोक और रिचुअल्स की फॉलोइंग ज्यादा अच्छी है। पिछले 1500 सालों में हुई वैदिक गुरुओं को ही देखें तो आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य सभी दक्षिण भारत से ही थे। अब अगर आर्यों ने वेद और पुराण लिखे थे तो द्रविड़ गुरुओं ने उनका प्रचार प्रसार क्यों किया? आर्यन के पूज्य भगवान शिव हैं, जिनके मंदिर आपको पूरे उत्तर भारत में मिलेंगे, जिनमें से एक केदारनाथ मंदिर भी है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। इस मंदिर को 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, जो नंबूद्रीय ब्राह्मण थे और दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। वहीं उत्तराखंड में मौजूद बद्रीनाथ मंदिर में आज भी मुख्य पुजारी रावल दक्षिण भारत से ही आते हैं, जो शंकराचार्य के वंशज हैं। इसके अलावा अगर भाषा की बात करें तो तमिल दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा है और ये भाषा संस्कृत से काफी अलग है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण भारतीय संस्कृति में तमिल के साथ साथ संस्कृत भाषा का इस्तेमाल भी हजारों सालों से होता आया है। भजन कीर्तन से लेकर नामों तक में संस्कृत भाषा की झलक देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि कभी न कभी संस्कृत भी द्रविड़ लोगों की सभ्यता का हिस्सा रही होगी। हाँ, लेकिन संस्कृत और तमिल भाषा को लेकर ये बहस भी काफी लंबे से चली है कि तमिल और संस्कृत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा पुरानी है। इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारतीयों के रंग में अंतर को भी इस थ्योरी से जोड़कर देखा जाता है। जब 19वीं सदी में ये थ्योरी ली गई, उस समय कहा गया कि आर्यन लोगों का रंग गोरा होता है,
जबकि द्रविड़ का डार्क ब्राउन होता है। और क्योंकि यूरोपियन लोगों का रंग भी गोरा होता है, इसलिए रंग के आधार पर इस थ्योरी का प्रचार करना आसान था, जबकि असल में ये सच नहीं है। दक्षिण भारतीयों की स्किन में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनका रंग डार्क नजर आता है। ये मेलानिन उन्हें समुद्र के किनारे लगने वाली धूप से बचाता है। वहीं उत्तर भारत में उन राज्य के लोगों की स्किन का कलर लाइट देखने को मिलता है जो ठंडे इलाकों में या फिर जहां कम गर्मी पड़ती है, माने क्लाइमेट में भी शरीर को रंग देने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं हजारों सालों के दौरान जीन्स में हुए बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डार्क स्किन कलर के लोग सिर्फ दक्षिण भारत में मिलते हैं और लाइट स्किन कलर के लोग सिर्फ उत्तर भारत में। उत्तर भारत के राज्य जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, वहीं पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी डार्क स्किन देखने को मिलती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और जेनेटिक प्रूफ्स होने के बाद भी स्किन कलर और भाषा के बेस पर आर्यन थ्योरी पर यकीन करना बेवकूफी होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं की खोज में अभी तक कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात को साबित करते हों कि 1500 बीसी पहले किसी तरह का कोई आक्रमण हुआ था। वहीं अगर आर्यन भारत से आए थे तो सिंधु घाटी के लोग किन ट्रेडिशन और रिचुअल्स को फॉलो करते थे? क्योंकि अगर हम आज के समय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन को देखें तो ये बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, हम इस बात को मान सकते हैं कि संस्कृति और परंपराओं में बदलाव आए हैं, पर इसके बेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि वेद लिखने वाले और तमिल पढ़ने वाले लोगों की जड़ें अलग अलग हैं। भारत में चाहे आप उत्तर भारत में रहते हो या फिर दक्षिण भारत में, शादी से लेकर चिता को देह से जैसे सभी कर्मकांड एक जैसे हैं। आखिर क्या है आर्यन इन्वेजन का सच? भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों की भारतीयों के जन्म को लेकर दी गई थ्योरीज अभी भी यहाँ पर फैली हुई है। हाँ, लेकिन नई खोजों और स्टडीज के बाद अब आर्यन इन्वेजन जैसी थ्योरीज पर यकीन करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक स्कूल और कॉलेजेस के कोर्स और सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आधी अधूरी जानकारी मिलती है। और इसी वजह से कई लोगों को आज भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर कंफ्यूजन है। इन थ्योरीज के जरिए बार बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि बाहर से आए इन्वेडर्स ने भारत को संस्कृति, कला, संगीत और आर्किटेक्चर के बारे में सिखाया। कई लोग मानते हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स के आने से पहले भारत में कोई भव्य इमारतें नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है। असल में आक्रमणकारियों के आने से पहले ही भारत अर्थशास्त्र, कला और आर्किटेक्चर में खुद को डेवलप कर चुका था, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन टेम्पल्स, जिसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का तरीका सेंट्रल एशिया और यूरोप की बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। भारत के कई टेम्पल्स 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और वास्तुशास्त्र पर निर्भर है। ईरानी स्कॉलर अल बिरूनी 1017 में जब भारत आया था तो उन्होंने भारत की कल्चर, ट्रेडिशन और आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी और माना था कि मोहम्मद गजनी जब अपनी सेना के साथ भारत आए थे तो वो यहाँ की भव्य इमारतों और उनकी आर्किटेक्चर को देखकर हैरान थे। पर प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजों और दूसरे इन्वेडर्स के भारत में आने के बाद उन्होंने अपने अपने शासनकाल में खुद पर तो हजारों किताबें लिखवाई, लेकिन उनके आने से पहले भारत कैसा था, उनकी सभ्यता, उनके ट्रेडिशन के सबूत किताबों में नहीं दिए गए। ऐसे में प्राचीन भारत की सभ्यता के सबूत सिर्फ इसके ग्रंथों में मिल सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया तो वो समझ गए कि वो तब तक यहाँ पर राज नहीं कर सकते थे जब तक वो लोग यहाँ के लोगों को ये बात न समझा पाए कि उनकी सभ्यता, कल्चर, वेद भी बाहरी लोगों के ही लिखे हुए हैं। और उस समय कोई सवाल करने वाला भी नहीं था और एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के हाथों में था, तो उनके लिए ऐसी झूठी कहानियां फैलाना आसान था। जबकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो आसानी से उठाए जा सकते थे, जैसे अगर आर्यन और वैदिक सभ्यता बाहरी लोगों ने भारत को दी है तो फिर आर्यंस ने पहले जो लोग रहते थे उनकी सभ्यता, भाषा के कोई सबूत क्यों नहीं मिलते? वैदिक लोगों के भारत आने से पहले भारत की सभ्यता किस तरह की थी? क्योंकि डिस्कवरीज और स्टडीज से इतना तो साफ हो चुका है कि वैदिक सिविलाइजेशन हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है और ये वैदिक लोगों से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं वो ये है कि अगर आर्यन 1500 बीसी में भारत आए थे तो उन्होंने ऋग्वेद में 1900 बीसी में सूख चुकी सरस्वती नदी के बारे में कैसे लिखा, वो भी इतनी बारीकियों के साथ, जैसे उन्होंने खुद सरस्वती नदी के बहाव, उसके उफान, उसके हिमालय में जन्म से लेकर अरब सागर में मिलने तक के सफर को देखा हो। वहीं अगर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को देखें तो समझ आता है कि भारत सभ्यता का विकास बाहरी नहीं था, बल्कि ये भारतीयों की अपनी प्रगति थी। और जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो ये बातें और भी साफ होने लगती हैं। पुराणों में कई शहरों का जिक्र है जहाँ पर भव्य महल और इमारतें हुआ करती थी, जैसे द्वारका जिसका जिक्र भगवत पुराण में मिलता है। वहीं अभी अगर मौजूदा स्ट्रक्चर्स की भी बात करें तो अभी देश में ऐसे कई टेम्पल्स ऐसे हैं जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है, या फिर उड़ीसा का कोरनांग टेम्पल जिसका आर्किटेक्चर भारतीय प्राचीन वास्तुकला शैली के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन इसका आर्किटेक्ट साइंटिफिक फंडामेंटल्स पर बेस्ड है, जो दिखाता है कि पुराणों में दी गई जानकारी मिथ नहीं है। लेकिन क्योंकि इन स्टडीज और रिसर्चर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आज भी लोगों के बीच आर्यन और द्रविड़ की वही कहानी घूम रही है जो अंग्रेजों ने लिखी थी। अंग्रेजों ने लोगों के सामने आधी अधूरी जानकारी रखी। उस समय हुई स्टडीज और खोजों को गलत तरह से पेश किया गया। पहले उन्होंने कहा कि आर्यंस जब भारत आए तो सिंधु घाटी के लोग डेवलप नहीं थे और आर्यन थे जिन्होंने वेद लिखे और यहाँ के लोगों को हथियार, घोड़ों और दूसरी चीजों के बारे में बताया। वहीं जब 1920 के बाद हड़प्पन साइट्स की खोज हुई जिनमें मिली चीजों से पता चला कि हड़प्पा के लोग तो पहले ही डेवलप थे, तो ये कहा गया कि आर्यन घुमंतु जनजाति थी जिन्होंने हड़प्पा जैसी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन पर हमला किया और वहां पर राज करने लगे। लेकिन आक्रमण या नरसंहार के सबूत किसी खोज में नहीं मिले हैं, जिससे ये साफ होता है कि अंग्रेजों की गई थ्योरी झूठी थी। वहीं जो भारत में विविधता देखने को मिलती है उसका कारण माइग्रेशन से है, लेकिन आक्रमण नहीं। हजारों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं और उनके साथ भाषा, शाब्दिक ज्ञान, संस्कृति और कल्चर भी माइग्रेट होते आए हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका रहने जाता है और वहां जाकर किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है तो उनकी आने वाली जनरेशन इंडो अमेरिकन होगी। पर सालों की मूवमेंट और माइग्रेशन को इन्वेजन का नाम नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये माना जा सकता है कि इन प्राचीन सभ्यताओं के अभी कई रहस्य बाकी हैं जो उस समय की असल स्थिति को और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अब तक हुई स्टडीज और रिसर्च तो यही कहती है कि आर्यन और द्रविड़ एक ही सभ्यता का हिस्सा थे और प्राचीन भारत में आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी आर्यंस को लेकर बहुत सारे मिथ और थ्योरीज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि क्या आर्यन सच में थे भी या नहीं। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओरिजिनल शो पसंद आया होगा।